Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history and in this segment we are into the early medieval phase. Today in the early medieval phase we will discuss about the religious condition of imperial cholas. हम धार्मिक स्थिति को देखेंगे इंपीरियल चोलों के समय में। देखिए इंपीरियल चोला कहें, मेडिएवल या मध्यकालीन चोल कहें या फिर आप इन्हें लेटर चोला कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग कई वीडियोस में कर रहे हैं, हमने देखा है इसे बहुत ही डिटेल में हम देखते आ रहे हैं और आज रिलीजियस कंडीशन पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम समझ लें कि मेडिएवल हिस्ट्री को हमने जब शुरू किया तो हमने उसे बांट दिया था अर्ली, लेटर। अर्ली मेडिएवल फेज का मतलब यह है कि हर्षवर्धन काल के शासनकाल के अंत से लेकर, यानी हर्षवर्धन का के शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में और आप देखेंगे कि 647 एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक का जो समय है वो अर्ली मेडिएवल फेज, उसके बाद लेटर यानी कि बाद वाला। अर्ली मेडिएवल फेज को भी हमने सुविधा की दृष्टि से दो पार्ट में बांट दिया था, नॉर्थ साउथ और मुस्लिम इन्वेजन, और लेटर को दिल्ली सल्तनत और मुगल। ठीक है, यहां पे हमने शुरू किया था नॉर्थ इंडिया से और नॉर्थ इंडिया को हमने जब शुरू किया था तो यहां पर हर्षवर्धन के बाद ये देखिए दक्षिण भारत है और यहां पे ऊपर आपका नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, ये यहां से लेकर ऊपर नॉर्थ इंडिया। यहां पे हमने देखा था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद बहुत सारे राजपूत वंश उभर के आते हैं, उनमें आपसी संघर्ष चलता है। यहीं पर हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार जो कि अर्लीस्ट राजपूत डायनेस्टी था, राजस्थान और गुजरात में एक्टिव था। वहीं पे एक पाल वंश था जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे बिहार, बंगाल यानी पूर्वी भारत में, और दक्षिण की एक शक्ति थी राष्ट्रकूट, जो कि इन तीनों में यहाँ कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय यानी ट्राइपार्टाइट संघर्ष होता है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है। तो बहुत सारे हमने राजपूत वंशों को नॉर्थ इंडिया में देख लिया था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देख लिया था, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और इन राष्ट्रकूटों में, क्योंकि देखिए ये कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था, बार बार बताता हूं कि कन्नौज जो था हर्षवर्धन के समय से पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में था। जो मगध पहले हुआ करता था यानी पाटलिपुत्र और मगध जो भी कहें, वो अब पीछे छूट चुका था, आर्थिक दृष्टि से मगध से काफी आगे जा चुका था कन्नौज, इसलिए कन्नौज के लिए संघर्ष होता है और वहां गुर्जर प्रतिहार जीते हैं, ये हमने देख लिया था। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में हमने कश्मीर को भी देख लिया था, बहुत सारे वहां पे लोहार वंश, इन सब वंश को देखा था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हमने हिंदू शाही वंश को देख लिया था, सब कुछ देख लिया था। उसके बाद साउथ इंडिया में जब हम आए थे तो साउथ इंडिया की शुरुआत हमने संगम काल से किया था और संगम काल में मैंने बताया था कि संगम काल में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये मालाबार कोस्ट है जो केरल है आज का, वहां पे चेर थे, यहाँ पे लाल वाला जो पार्ट है यहाँ पे पांड्य थे और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे चोल थे। तो ये चोल जो थे ये अर्ली चोल थे, ये जो है इंपीरियल चोल या लेटर चोल है या मध्यकालीन चोल है। ठीक है ना, तो इनको हम देख रहे हैं। ठीक है, इन्हें इंपीरियल चोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो अर्ली चोल थे संगम एज में उनका एग्जिस्टेंस कावेरी नदी के आसपास ही था, लेकिन ये इंपीरियल चोल इसलिए कहे गए क्योंकि लेटर चोलों को या मध्यकालीन चोलों को इंपीरियल चोल इसलिए कहा गया क्योंकि इनका अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था। ये यहाँ पे श्रीलंका में थे, ये यहाँ पे मालदीव्स में थे, उसके बाद ये म्यांमार में थे, कंबोडिया में थे, कडारम में थे, इंडोनेशियन आइलैंड्स, जावा, सुमात्रा, इन सब जगहों पे थे। चीन से भी इनका व्यापार था, यानी कि पूरा इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस आप देखेंगे कि इनका था, इसलिए इनको इंपीरियल चोल कहा गया। समय इनका मैंने बता दिया 852, यहां पर 852 1275 एडी तक था, 1279 एडी तक था। ठीक है, और ये जो चोल हैं ये पल्लवों को रिप्लेस करके आते हैं, ये P स्टैंड्स फॉर पल्लव, इन्हीं को रिप्लेस करके ये इंपीरियल चोल या लेटर चोल या मेडिएवल चोल आ जाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत की शुरुआत जब हमने की थी यहां पर तो हमने
शुरुआत की थी। और मैंने ये बताया था कि देखिए दक्षिण भारत की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने संगम युग से की थी। उसके बाद हम वाकाटक हमने पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट और चालुक्य कल्याणी। लेकिन ये सब हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, वहां हमने पढ़ा था, हमने पल्लवों तक पढ़ा था वहां पर, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में। और मैंने ये भी बता दिया था कि यहां पर उसको इनको इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेडिएवल अर्ली मेडिएवल फेज में, ये अर्ली मेडिएवल फेज को भी कवर कर रहे हैं, तो हमने चूंकि दक्षिण भारत के इतिहास में ही इनको पढ़ लिया था पल्लवों तक को, तो हमें यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम सीधा इनके बाद पल्लवों तक पढ़ लिया था और हम चोलों पे पहुंच गए थे यहां पर। इसके बाद हम मुस्लिम इन्वेजन में आएंगे, अरबों का इन्वेजन, फिर मोहम्मद गजनवी और गोरी का इन्वेजन, और गोरी के इन्वेजन के बाद फिर आप लेटर में आ जाते हैं मेन जो मेडिएवल पीरियड है, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। तो यहां पर हमने बताया था, देखिए एक बार समझ लीजिए फिर से कि अभी तो हमें धार्मिक स्थिति को देखनी है चोलों के। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भारत आती हैं और कुछ देशी ताकतें भी उभर के आती हैं। विदेशी ताकतें इधर से नॉर्थ वेस्ट से, सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर सीथियंस, फिर उसके बाद सीथियंस यानी कि शक, उसके बाद आएंगे पर्थियंस यानी कि पहलव, याद रखिएगा वो पहलव हैं, ये पल्लव हैं, ठीक है, और लास्ट में कुषाण आएंगे। जहां तक देशी ताकतों की बात है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में यहां पर पुष्यमित्र शुंग, अंतिम मौर्य शासक, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देगा। फिर शुंग वंश खत्म होगा, यहीं पे कण्व वंश आ जाएगा, और फिर कण्व वंश के बाद आप देखेंगे कि यहां पर दक्षिण भारत में ऑथोरिटी आ जाती है सतावाहनों या सातवाहनों की। तो ये सातवाहन यहाँ पे है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद सातवाहनों को रिप्लेस करते हैं कौन, वकाटक, इनको भी हमने पढ़ लिया था। वकाटकों को रिप्लेस करते हैं चालुक्य वातापी, इसे आप वातापी कहें या बादामी कहें, बादामी मॉडर्न नाम है, लेकिन ये कर्नाटका में हो जाता है। तो ये मैंने बताया था कि सातवाहन और वकाटक जो कि थे कहां पे, महाराष्ट्र में। अब चालुक्य वातापी के आते आते कर्नाटका का भी काफी एक बड़ा क्षेत्र इनके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चालुक्य वातापी को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी, ठीक है ना। तो इन सबको हमने देख लिया था। ये जो है चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा, ये पल्लवों के पैरेलल थे, जबकि ये चालुक्य कल्याणी और जो इंपीरियल चोल है ये आपस में पैरेलल शक्तियां थी, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था, पल्लव तक पढ़ लिया था। पल्लवों के समय जो ये चोल थे, इंपीरियल चोल जिनको हम कह रहे हैं, ये कौन थे भाई, तो ये पल्लवों के सामंत थे। सामंत कौन होते थे, बार बार मैंने बताया है कि सातवाहन पीरियड से ही आप देखेंगे कि ऑफिशियल्स को लैंड के बदले, सॉरी सैलरी के बदले लैंड देने की प्रवृत्ति डेवलप करती है। बाद में गुप्त शासकों के समय ये और डेवलप होता है, मिडिवल पीरियड में आके और डेवलप होगा। तो उस समय आप देखेंगे कि ये जो लैंड दिया जाता है ऑफिशियल्स को, तो लैंड देने से का अर्थ क्या है कि आप उसी से अपना खर्च निकालिए। तो उनके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार आ गया। जिन ऑफिशियल को लैंड दे दिया गया सैलरी के बदले, वहां उनको अधिकार दे दिया गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके पास जुडिशियल राइट्स आ गया और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी आ गया। तो एक तरह से वो उस पूरे जो भी टेरिटरी उनको दिया गया, ठीक है, वो उसके एक छोटे शासक हो गए। बस उनका काम ये होता था कि जो साम्राज्य का शासक है, जो मेन शासक है, रूलर है, एम्पेरर है, उसको ये टैक्स पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय सैनिक प्रोवाइड करेंगे। बाकी समय ये अपना इंडिपेंडेंट रूल करेंगे। तो एक तरह से ये सामंत या इनको हम फ्यूडेटरी कहते हैं, वो क्या हुए, एक छोटे शासक के तौर पे। तो आप देखेंगे कि सामंत जो थे उस समय काफी उस समय आप देखेंगे अर्ली मेडिवल फेज में सातवाहनों के समय शुरू हुआ, गुप्तों के समय ये काफी सामंत
सामंती प्रथा या सामंतवादी प्रथा जो है ये काफी ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये यहाँ पे ये जो चोल थे ना, ये पल्लवों के ही सामंत थे, और विजयालय एक था इसमें जो कि सामंत था पल्लवों का। इसी ने क्या किया, 850 एडी में विजयालय ने, जो कि पल्लवों के ही अधीन है, सामंत है, यहाँ पे रूल कर रहा है, लेकिन 850 एडी में पल्लवों की कमजोरी का फायदा उठाकर ये विजयालय या विजयालय जिसको कहते हैं, देखिए 850 एडी में शुरुआत होगा। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तंजौर जीतेगा। तंजौर पांड्य के क्षेत्र में था, और इनको जीत के यहाँ पे ये बना देगा, क्या ये बना देगा चोल डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा, इंपीरियल चोलों की। और बाद में आदित्य प्रथम आएगा, वो अंतिम चोल शासक, अपराजित अंतिम पल्लव शासक। पहले विजयालय फाउंड करता है इन चोल डायनेस्टी को, फिर अब आदित्य प्रथम आता है, वो अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर पूरे पल्लव साम्राज्य को मिला लेता है, और इस तरह से ये पल्लव साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे ये इंपीरियल चोल। धीरे धीरे ये चोल बढ़ेंगे, परंतक फर्स्ट आएगा, हाँ, और भी शासक आएंगे, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो धीरे धीरे ये पूरा इनका हो जाएगा। ये चेरों को भी जीतेंगे, पांड्यों को भी जीतेंगे, उड़ीसा बढ़ेंगे, बंगाल तक चले जाएंगे। तो इस तरह से इनका पूरा एक तरह से ये क्षेत्र हो जाएगा, एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र इनका होगा चोलों का। तो इस तरह से चोल पल्लवों के सामंत थे, और पल्लवों को रिप्लेस करके ये आते हैं। पल्लव जो थे, यहाँ पर जो मैंने स्पेस दिखाया था, इनको, इनके टेरिटरी को, ये जो टेरिटरी मैंने दिखाया था पहले पल्लवों का, तो ये साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में ये रूल कर रहे थे, ठीक है ना। साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में पल्लव थे, इन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से आपने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, और उसके बाद हमने तमाम तरह की चीजें देखी, तमाम तरह के एम्पेयर्स मतलब शासकों को पढ़ा, उसके चोलों के प्रशासन को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों को, समाज को देखा। आज हम देख रहे हैं रिलीजियस कंडीशन को। तो यहां पर देखिए, जब यहां पे पल्लव थे, तभी से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और शुरुआत करने वाले संत थे नयनार और अलवार। समझ रहे हैं, नयनार जो थे वो शैवाइट्स थे, वो शैव धर्म को मानने वाले थे, जो नयनार संत होते थे, और जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले होते थे। तो तमिल क्षेत्र में पल्लवों के समय से ही एक तरह से भक्ति आंदोलन शुरू हो चुका था, ठीक है। और शैव और वैष्णव धर्म जो थे ये मुख्य रूप से आ रहे थे। चोलों के समय इनका और ज्यादा विस्तार होता है। हालांकि देखिए, धर्म दोनों हैं, शैव भी हैं, शैव भी हैं, जो जिनके शैव कौन थे, जो नयनार थे ना, नयनार संत, नयनार और अलवार याद रखिएगा, ये शैव धर्म के फॉलोअर थे, जबकि ये जो थे अलवार, ये वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे। तो नयनार और अलवार में आप अंतर समझिएगा। कैसे याद रखिएगा, नयनार यानी कि जिनको नयन होता है, शंकर जी को तीसरा नयन होता है, तो शंकर जी के पास तीसरा नयन है, तो नयन से आपको याद रहेगा नयनार का मतलब शैव, और अलवार का हो ही गया, अलवार वैष्णव हो गए। तो हालांकि दोनों का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन जो चोल शासक है उन्होंने ज्यादा प्रश्रय दिया है शैव धर्म को, और शैव धर्म में इनके ज्यादातर जो चोल शासक हैं वो शैव धर्म को मानने वाले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, रूलर्स जो थे, चोला रूलर्स, ये शैव धर्म को फॉलो करते थे ज्यादातर, ठीक है। हालांकि एक दो कट्टर थे, उसमें वैष्णव धर्म को लेके कोई बहुत मन में ऐसी बात नहीं थी, एक को छोड़ के, कुलोत्तुंग सेकंड को छोड़ के, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शैव धर्म के फॉलोअर हैं, ठीक है। यहां पर देखिए शैव धर्म में देखिए, सबसे पहले देखिए आदित्य प्रथम एक शासक था, हमने पढ़ा था, सारे शासकों को हमने देख लिया था। ये शिव मंदिर बनाता है कावेरी नदी के पास, यहीं पे कावेरी नदी है, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये कावेरी नदी यहीं पे आपको मिलेगा। तो ये कावेरी नदी के पास शिव मंदिर बनवाता है, यानी देखिए शैव धर्म का फॉलोअर है, शैवाइट्स है, ये शैवाइट है। परांतक फर्स्ट आता है, तो ये दभ्र सभा बनवाता है।
उसका निर्माण करवाएगा। दब्र सभा क्या था? ये शिव उपासना के लिए था दब्र सभा। ठीक है, उसके बाद राजराज फर्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इंपीरियल चोलों में, तो ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाता है तंजौर में, यहीं पे बनवाएगा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। देखिए, ये शिव भक्त था, इसीलिए इसके एक उपाधि भी थी, शिवपाद शेखर कहा जाता है कि इसने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाने के बाद ये उपाधि ली थी। जो भी हो, लेकिन शिव भक्त था इसलिए शिवपाद शेखर का की उपाधि ली थी। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में था, बनवाया किसने था? राजराज फर्स्ट ने, और इसका दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट इनको बोलते थे, ये भी बड़े महत्वपूर्ण शासक। देखिए, इसने राजराज फर्स्ट ने नॉर्दर्न श्रीलंका यहाँ पे था, नॉर्दर्न श्रीलंका जीत लिया था, जबकि राजेंद्र चोल ने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। ठीक है ना, तो दोनों बड़े महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, तो राजेंद्र चोल आता है, ये भी शिव मंदिर बनवाता है गंगई कोंड चोलपुरम में। ये गंगई राजधानी बनाता है, गंगई कोंड चोलपुरम नाम का शहर बसाता है और उसे राजधानी बनाता है कावेरी नदी के पास ही। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये आगे गंगा तक पहुंचा था, बंगाल पहुंचा था, तो इस वजह से ये इसने नाम रखा था। एक शहर बसाया गंगई कोंड चोलपुरम, कहां पे? गंगई कोंड चोलपुरम बसाया एक शहर, और उसको राजधानी बना दिया था इसने, राजेंद्र चोल ने। ठीक है, उसके बाद विक्रम चोल, विक्रम, देखिए सब शिव मंदिर बनवाते हैं, विक्रम चोल नटराज मंदिर चिदंबरम में बनवाता है विक्रम चोल। तो देखिए, ये भी नटराज मंदिर शिव से संबंधित है। कुलोत्तुंग सेकंड बहुत ज्यादा स्टोन्च था, सेवाइट था, और बहुत ज्यादा शैव धर्म को लेके ये कट्टर था। तो इसने गोविंद राज मंदिर था, देखिए गोविंद राज मंदिर चिदंबरम में था, उसमें विष्णु की एक मूर्ति थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सवाल आता है कई बार, इसने समुद्र में फिकवा दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने समुद्र लिखा हुआ है, यहाँ पर एरो दिया हुआ है, यानी कि इसने समुद्र में फिकवा दिया था। ठीक है, कुलोत्तुंग सेकंड ने। हालांकि बाद में देखिए यहाँ पर एक शासक हैं, वैष्णव संत हैं रामानुज, इन्होंने इसी मूर्ति को उठाकर इन्होंने कहां रखवाया था? तिरुपति के मंदिर में रखवा दिया था। तो ये एक बड़ी बात है। कुलोत्तुंग सेकंड के कोर्ट में ही शेक्लियार नाम के एक स्कॉलर हैं, जिन्होंने पेरी पुराणम या पेरिये पुराणम, कहीं कहीं पेरिये पुराण भी देता है। ठीक है, तो ये एक बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, ये किताब है। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर देखें तो इसको आप कह सकते हैं ये शैव ग्रंथ है, शैव ग्रंथ है, यहां पे मैंने लिख दिया है शैव, पेरिये पुराण शैव ग्रंथ है, पेरिये पुराण शैव ग्रंथ है, इसको आपको ध्यान देना है। अब कुछ नयनार संतों को हम लोग देख लेते हैं, उस समय जो भक्ति आंदोलन चला रहे थे और ये शैव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो देखिए, नयनार संतों में तिरुमुलुर, इनकी रचनाएं हैं दो, तेवारम और तिरुवाचलर, ध्यान रखिएगा, तिरुवाचलर तेवारम। नाम में बहुत टेढ़े टेढ़े नाम है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा। उसी तरह से सुंदर मूर्ति थे, ये भी अलवार संत थे, देखिए सॉरी नयनार संत थे, यहां पर लिखा हुआ है मैंने। और सुंदर मूर्ति की उपाधि थी, एक उपाधि क्या थी? तंबीरान तोलन, तंबीरान तोलन। और इसका मतलब कहा जाता था कि शिव के भक्त थे और शिव से बड़ा घनिष्ठ मित्रता की तरह इनका ये था, जैसे कहा जाता है, इसलिए ईश्वर मित्र भी इनको, इसका मतलब तंबीरान तोलन का मतलब होता है ईश्वर का मित्र, फ्रेंड ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद नाम्बी अंडार नाम्बी, ये कंपाइलर थे किताब, इनका दूसरा नाम तमिल व्यास भी इनको कहा जाता है, तमिल में व्यास भी कहा जाता है। तो ये कंपाइलर थे, यानी संकलन करता थे। एक टेक्स्ट है तिरुमुराई, ये सारे शैव टेक्स्ट है। ठीक है, तिरुमुराई, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कुछ वैष्णव संत भी हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि वैष्णव धर्म भी उस समय प्रचार प्रसार में था और उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। ये अलवार जो है ये लेके बढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि राजाओं का प्रश्रय शैव धर्म को लेके ज्यादा था। ठीक है, तो कुछ संत हैं जैसे नाथ मुनि है, इन्होंने भक्ति संगीत का संपादन किया था, आपको वैष्णव भक्ति संगीत का। यमुनाचार्य, रामानुज के बारे में बताया कि जब कुलोत्तुंग सेकंड ने चिदंबरम के गोविंद राज मंदिर में विष्णु मूर्ति जो है, ठीक है, उसको जब समुद्र में फिकवाया तो रामानुज
ने क्या किया, इसे इसी मूर्ति को तिरुपति के मंदिर में स्थापित कर दिया था, निम्बकाचार्य माधवाचार्य। एक बार बस इसको जानना इसलिए बस जरूरी है कि कहीं दे दे कि कौन वैष्णव था, 4 ऑप्शन इसमें से दे, 3 ऑप्शन इसमें से दे दे, एक इसमें से दे दे भाई कि कौन इसमें से वैष्णव नहीं है, एक इसमें, या फिर 3 इसमें से दे देगा और एक इसमें से दे देगा। ठीक है, पूछेगा कौन इसमें से शैव नहीं है। तो इस तरह से कई तरह से सवाल बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, एक तो देखिए ये सब दब्र सभा किसने बनवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैं परांतक फर्स्ट को पढ़ा रहा था। ठीक है, आदित्य फर्स्ट ने शिव मंदिर बनवाया। ये बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो इसको जानना चाहिए आपको। शिवपाद शेखर किसके, वैसे तो राजराज फर्स्ट के बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन शिवपाद शेखर, चूंकि हम यहाँ शैव धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो राजराज फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टाइटल शिवपाद शेखर, क्योंकि शिव भक्त है। तंजौर में ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाता है शिव का, और ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही भी ये मंदिर शामिल है। ठीक है, राजेंद्र चोल भी गंगई चोलपुरम में बनवाता है एक शिव मंदिर। विक्रम चोल नटराज मंदिर बनवाता है। ये सारा, हाँ, विष्णु की मूर्ति को किसने फिकवा दिया था, तो कुलोत्तुंग सेकंड ने विष्णु के मंदिर को फिकवा दिया था। ठीक है, सेक्लियार किसके कोर्ट में थे, कुलोत्तुंग सेकंड के। सेक्लियार ने कौन सी किताब लिखी, पेरिय पुराण, या पेरिय पुराण जो है किसने लिखी, सेक्लियार ने। तो सेक्लियार किसके कोर्ट में थे, कुलोत्तुंग सेकंड। पेरिय पुराण कौन सा ग्रंथ है, शैव है या वैष्णव है, तो शैव ग्रंथ है। तो ये सब यहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तेवारम की रचना किसने की, तो सवाल बन सकता है तिरुमलुर ने। तिरुवाचलर की, तो तिरुमलुर ने। सुंदर मूर्ति की उपाधि तंबीरान तोलन, ये भी पूछ सकता है कि जो सुंदर मूर्ति की उपाधि तंबीरान तोलन है उसका मतलब क्या होता है, तो ईश्वर मित्र। हाँ, और तिरुमुराई जो है, तिरुमुराई के संकलन करता है कंपाइलर कौन है, तो नाम्बी अंडार का एक और नाम तमिल व्यास है। पूछेगा तमिल व्यास जो है वो किसका नाम है, दूसरा नाम, तो नामियंडार नाम्बी का। ये किस धर्म को फॉलो करते थे, तो शैव धर्म को। तो इस तरह से कई सवाल बन सकते थे, ये पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए विष्णु मंदिर जो फिकवाता है ना, ये विष्णु के मूर्ति को जो फिकवाता है कुलोत्तुंग फर्स्ट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसे बना लीजिए आप, ताकि आपको समझने में। देखिए अलग अलग शासक है ये, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग, और यहां नहीं, देखिए ये मैंने बना दिया यहां पर ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके, अलग अलग यहाँ पे शासक हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आदित्य फर्स्ट, पारंतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, ठीक है, राजेंद्र चोल, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग सेकंड, सब शासक हैं और महत्व, सब शैव धर्म को यानी शैवाइट है, शैव धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, नैनार संत होते थे, नैनार किसको फॉलो करते थे, किस धर्म को मानने वाले थे, तो नैनार जो थे इन्होंने शैव धर्म को आगे बढ़ाया, जबकि अलवार जो थे इन्होंने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया। नैनार और अलवार में कैसे याद रहेगा कौन सा शैव धर्म है, तो एक ट्रिक है, शंकर जी के का तीसरा नयन, शंकर जी के पास ही होता है तीसरा नयन, तो शंकर जी शिव, और नयनार, तो उससे आपको याद रहेगा। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा बहुत साहित्य की बात है वो देख लेंगे। उसके बाद ये पूरा चोल जो है हम लोग साउथ इंडिया भी खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग अरब इन्वेजन में चले आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मेडिएवल हिस्ट्री का। सो दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।